हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैं हूं प्रियंका और आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 को खत्म, क्योंकि इसके बचे हैं आखिर के 3 क्वेश्चन जिनको हम खत्म कर देंगे आज की क्लास में। बाकी मैं आपको यही कहूंगी कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट से पढ़िए, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीजें आपको लाइन से मिल जाएंगी। चैनल के अंदर जो चीजें हैं उनको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो जो चैप्टर हमारे होते जा रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 हम करेंगे। 19 हमने पिछली क्लास में खत्म कर लिया था। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब आप समझते ही हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री की बुक पहले बोला गया है, तो केमिस्ट्री की बुक का जो प्राइस है ये 80 रुपीज पर बुक है, ठीक है। और इसके बाद फिजिक्स बुक का प्राइस है 60 रुपीज पर बुक। और इसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बुक की बात करें तो अपना 40 रुपीज ईच जो है वो अपने को प्राइस दिया गया है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मल्टीप्लीकेशन यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो यहां पर जब ये बोल दिया गया मतलब मैट्रिक्स का यूज करके अपने को टोटल अमाउंट बताना है इन बुक्स का, बुक शॉप विल रिसीव। तो ये हमको बताना है। अब अगर सिंपली आपको बोला जाता तो ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का किस तरीके से यूज करना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। इसके इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, उसको देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए हैं चैप्टर नंबर 3 के। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो जो जो चीजें हमारे पास है हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो बुक शॉप हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, ठीक है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख ली। अब 10 डजन का मतलब एक डजन में 12 बुक हो जाएंगी। 10 डजन में कितनी बुक हो जाएंगी टोटल? 12 इंटू 10, तो ये हो गई आपकी 120 बुक्स केमिस्ट्री की। इसके बाद 8 डजन बोला है किसका? फिजिक्स का। 8 डजन फिजिक्स बुक, ठीक है। तो 8 इंटू 12, ओके। और बोला है 10 डजन इकोनॉमिक्स, तो 12 इंटू 10 यानी कि ये हो गई 120 बुक्स इकोनॉमिक्स की। अब इन्होंने प्राइस भी डिक्लेयर करा है कि 80 रुपीज जो है ये केमिस्ट्री की बुक का प्राइस है, 60 रुपीज फिजिक्स का है और 40 रुपीज जो है ये इकोनॉमिक्स की ईच बुक बोला है, ईच यानी एक बुक का प्राइस, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक, ये हमको बोला है 80 रुपीज। फिजिक्स बुक हमको बोला है 60 रुपीज, ओके। और कौन सी बुक है? इकोनॉमिक्स, ये है 40 रुपीज ईच, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, तो अगर हमको ये मैट्रिक्स एल्जेब्रा नहीं बोला जाता तो आप क्या करते? आपको पता है कि केमिस्ट्री की एक बुक का प्राइस 80 है, तो 120 बुक का कितना हो जाएगा? 120 इंटू 8। अगर फिजिक्स की एक बुक का 60 रुपीज प्राइस है तो 96 बुक का कितना हो जाएगा? 96 इंटू 60। इस तरीके से आप आराम से टोटल जो है वो पता कर लेते। लेकिन यहां पर बोला है मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज आपको करना है। अब हमको बोला है टोटल अमाउंट, तो अब जो भी अमाउंट आएगा, लेट सपोज कि हमने सपोज कर लिया कि एक्स अमाउंट आएगा, अब वो जो भी अमाउंट आएगा अगर आप उसको मैट्रिक्स में लिखोगे तो वो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनेगी। मतलब कि यहाँ पर जो दो मैट्रिक्स रहेंगी इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इसकी रो एक रहे, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, और यहाँ पर कॉलम कितने भी रहे, रो कितनी भी रहे, कॉलम एक होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपका ऑर्डर बनेगा ये वाला। मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने से पहले
अगर आपको उनका ऑर्डर पता है तो आप ये पता कर सकते हैं कि उनके रिजल्ट की जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो इससे अपने को पता चल गया कि यहाँ पर एक रो होनी चाहिए पहली मैट्रिक्स में और दूसरी रो में एक कॉलम होना चाहिए, जैसा कि अभी आपने जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा उसमें पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 19 में, राइट। तो वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स बनेंगी, एक तो बुक्स के हिसाब से, ठीक, और एक बनेगा प्राइस के हिसाब से, और इनका मल्टीप्लिकेशन अपने को करना है। चलिए, सो क्या बोला जा रहा है, टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। सो हमने ये सपोज कर लिया कि जो बुक सेलर है वो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, ₹X मिलेगा, ठीक है। और हमको मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है। तो सबसे पहली मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया, एक रो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो एक रो मतलब इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, बुक्स के हिसाब से बात करते हैं। तो बुक्स कितनी है, केमिस्ट्री की है 120, फिजिक्स की है 96 और इकोनॉमिक्स की है 120। तो क्या हम इनको एक रो में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 120, 96, 120। एक रो 3 कॉलम हो गए इसके। अब यहां पर जो मैट्रिक्स आएगी आपकी, उसका रो तो कितनी भी रहे लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कॉलम मैट्रिक्स का शेप बनाया, ठीक है। तो यहां पर अपन ने नंबर ऑफ बुक्स लिख लिए, यहां पर उनका प्राइस लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री हमने बुक लिखी है तो केमिस्ट्री का ही प्राइस लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है अपने को। फिजिक्स बुक लिखी है अपन ने तो फिजिक्स का ही प्राइस लिखेंगे सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक्स है तो थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक्स का ही प्राइस लिखेंगे। तो 80, 60, 40। तो यहां पर आपने देखा कि 3 रो हैं बट कॉलम एक है, ठीक है। तो इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा या रिजल्टेंट जो प्राइस मिलेगा वो X मिलेगा, ये हमने सपोज किया। और ये है आपकी 1 by 1 की मैट्रिक्स, और यहां से आप देख पा रहे हैं, ठीक। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई कर लो और काम खत्म, ठीक है। चलिए, सो 120, 96, 120 का मल्टीप्लाई इस तरह से हुआ, यानी 120 का 80 में, 96 का 60 में, 120 का 40 में, और बीच में सभी जगह प्लस लगा देंगे, ठीक है। सो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 इक्वल टू X। इनको सॉल्व कर लो। ओके, हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, सभी को ऐड कर लो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हैं, आपस में इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से X इक्वल टू आ गया 20160 रुपीज। तो यहाँ पर जो बुक सेलर है उसको टोटल इतना अमाउंट मिलेगा, इतना अमाउंट वो रिसीव करेगा। सो यहां लिख दीजिए, सो बुक सेलर रिसीव 20,160 रुपीज, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये खत्म होता है। आप देख लीजिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक करेंगे, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस जो बोला गया है उसको समझ के क्वेश्चन को करना है। ओके, ठीक है, खत्म। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अज्यूम X, Y, Z, W एंड P आर मैट्रिसेस। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये समझाया था कि मैट्रिक्स को हमेशा अपन कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं, राइट। सो यहां पर कितनी मैट्रिक्स है, X, Y, Z, W, P, राइट। सो यहां पर हमको ये बोला जा रहा है कि आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3, py के रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ कि x का जो ऑर्डर है ये 2/n, ठीक। इसके बाद y का ऑर्डर है 3/k, इसके बाद z का ऑर्डर है 2/p, इसके बाद w का ऑर्डर है n/3, इसके बाद p का ऑर्डर है p/k। ये अपने को क्वेश्चन में बोला गया है
और चूज द करेक्ट आंसर्स इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, यानी दोनों क्वेश्चन में अपने को ये जो चीज है ये अपने को दिया गया है। और क्वेश्चन 21 अब होता है स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अच्छा तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब एक चीज का ध्यान दो आप इस क्वेश्चन में, P आपका एक मैट्रिक्स है, Y आपका एक मैट्रिक्स है, W आपका एक मैट्रिक्स है, Y आपका एक मैट्रिक्स है। अब दो मैट्रिक्स का यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया गया है और यहाँ पर K और P और N के बारे में अपने से पूछा गया है, ठीक है, कि जो आपका ऑप्शन इनमें से क्या करेक्ट होगा, यानी K P N के बारे में ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो ऑर्डर है उसमें K P N ही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो P Y है यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इसको थोड़ा सा अपने को करना होगा। तो P मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, देखिए जरा, P 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे P Y के, तो इसका ऑर्डर है आपका P बाय K। ओके, और Y मैट्रिक्स की आप बात करो तो Y मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देखो तो ये है 3 बाय K, तो यहाँ मैंने लिख लिया 3 बाय K, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया बीच में प्लस। अब W की मैं बात करूँ तो W का ऑर्डर क्या है, W का ऑर्डर है n बाय 3, तो ये n बाय 3, और Y के ऑर्डर की अपन बात करते हैं तो Y का ऑर्डर वही है 3 बाय K। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पर K और P की वैल्यू की बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की अगर अपन बात करें तो हमेशा ये और ये इक्वल होते हैं, ठीक है, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो पा रहा है जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है। तो यहां से K इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो K इक्वल टू 3 आप देखिए कहाँ कहाँ है, K इक्वल टू 3 यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले तो इसको अपन अलग कर देते हैं, K इक्वल टू 3 अपने को यहाँ से मिल गया, ठीक है। अभी अपने को किसकी, P और N की वैल्यू और चाहिए। तो अब एक चीज का ध्यान दो कि अगर इनकी हम बात करें तो इनका जो रिजल्टेंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कि जब इनका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा, P के, तो ये हो गया P Y का ऑर्डर हो गया P बाय K। भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब सेम चीज यहां पर करते हैं, इनका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या रहेगा, N के, तो W Y का रिजल्टेंट ऑर्डर हो गया N बाय K, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स को आप कब ऐड कर सकते हो, जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो यहां से P बाय K इक्वल टू N बाय K से K गया, यहां पर आ गया P इक्वल टू N। तो यहां से दो चीजें हमको मिलती दिखाई दे रही हैं, एक तो K इक्वल टू 3, एक P इक्वल टू N। और आप देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो A ऑप्शन जो है ये इसका जो है करेक्ट है। तो बात समझ में आई, मैंने क्या समझाया आपको, हमको ये चीज दी गई थी और हमको ये ऑप्शन दिए गए थे K P और N में। हमने P Y को देखा तो ऑर्डर से रिलेटेड बात हो रही थी, तो P का ऑर्डर P Y के, Y का ऑर्डर 3 Y के, ठीक है। फिर W का ऑर्डर लिखा, Y का ऑर्डर लिख लिया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमको ये चीज पता है कि दो मैट्रिक्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो है उसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये हमेशा ये देखते हैं। तो इनका P बाय K, इनका N बाय K। फिर हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब इनका ऑर्डर इक्वल हो, तो इनका ऑर्डर इक्वल रहेगा और इसी से अपने को मिल गया P इक्वल टू N, और K इक्वल टू 3 तो पहले ही मिल गया था। यहाँ से ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी जाके दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बस K इक्वल टू 3 मिल गया, P इक्वल टू N मिल गया, तो यहाँ हमने देखा K इक्वल टू 3, P इक्वल टू N, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज लगी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि X Y Z W P इनके अपने को ऑर्डर वगैरह दिए गए हैं और अपने को क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि इफ N इक्वल टू P, N अगर P के इक्वल है देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका ऑर्डर क्या होगा।
तो देखो 7x माइनस 5z कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 0 1 1 0 है ये, ठीक है। अगर आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई भी कर दो तब भी इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, 0 7 7 0 ही रहेगा, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स रहेगी। ऐसे ही इस बात को आप समझना कि 7x, तो 7 क्या है, एक स्केलर है, तो जो x का ऑर्डर रहेगा वही 7x का रहेगा, ठीक है। तो 7x का जो ऑर्डर है वो क्या है, x का जो ऑर्डर है, तो x का ऑर्डर क्या है 2/n, तो ये ऑर्डर हो गया इसका 2/n माइनस 5z का ऑर्डर वही रहेगा जो z का रहेगा, तो z का ऑर्डर देख लो, ये हो जाएगा आपका 2/p, तो 5z का ऑर्डर हो गया 2/p। अब एक चीज का ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स के बीच में आप डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हो जब इनका ऑर्डर सेम हो। तो 7x का जो ऑर्डर रहेगा वही 5z का ऑर्डर रहेगा, मतलब कि ऑर्डर जो है ये क्या रहेगा 2/n, क्योंकि 7x पहले लिखा है, सो 2/n इक्वल टू हो जाएगा 2/p। तो ऑर्डर आप क्या लिखोगे, आपको ये क्या लिखना है 2/n, और यहाँ पर p/2 लिखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/n, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस तभी हो पा रहा है जब ये 2/n 2/p के इक्वल है, तो 2/n जो है ये 2/p के इक्वल है। तो ऑर्डर देख लो आप कौन सा रहेगा, 2/p तो आपको कहीं नहीं दिख रहा, p/2 दिख रहा है जो कि गलत है, 2/n आपका ऑर्डर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है ये हो गया करेक्ट, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ ही ये जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है ये होती है समाप्त, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 है ये होती है खत्म, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए आप ट्रांसपोज का जो है पूरा नॉलेज ले लीजिएगा। अगर इंट्रोडक्शन देखा है तो ट्रांसपोज वाले जो क्वेश्चन है ये आप खुद कर लेंगे, तो आप यही समझ लीजिए कि आपके लिए ये होमवर्क है कि आप 3.3 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, बाकी अगली क्लास में मैं आपको खुद से वो सारे क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप एक बार देख सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं, या कुछ बीच में मिस्टेक तो नहीं करी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।